वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए कुछ मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और उन मॉडल पेपर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा बेल आइकन को भी दबा देंगे। क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि पाव, रोटी, ब्रेड या केक मुलायम व स्पंजी क्यों होता है। क्योंकि जब पाव, रोटी या केक हम बनाते हैं तो उसमें जो खमीर होता है उसमें क्या मिला देते हैं बच्चा? बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। और बेकिंग पाउडर मिला करके जब उस खमीर को गर्म करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उस खमीर से निकलती है ना तो क्या होता है? खमीर जो होता है उसमें छिद्र हो जाते हैं और वह खमीर ऊपर उठ जाता है, वह फूल जाता है। इसलिए ब्रेड होती है वह क्या होती है? स्पंजी होती है, मुलायम होती है। इसी प्रकार केक जो होती है ना वो भी फूली हुई स्पंजी होती है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और एक और प्रश्न हमने चर्चा की थी कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? कोई 4 उदाहरण दीजिए। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको कि किसी लवण के इकाई सूत्र में कोई भी लवण जो है उसका जो एक सूत्र है उस सूत्र में जल के अणुओं की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, इन निश्चित जल के अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे फेरस सल्फेट है, इसमें 7 जल के अणु पाए जाते हैं। कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 जल के अणु पाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं। और जिप्सम जो है उसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं, CaSO4.2H2O। और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट यानी कि POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, उसमें आधा जल का अणु पाया जाता है। यह है प्रश्न हमने देखे पिछली क्लास में। और भी बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा की थी। आज की क्लास में सुपर इंपोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न हैं? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं 1 नंबर का कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। 2 धातुओं के नाम पूछ लेंगे और आधा प्लस आधा बराबर 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ ले तो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जाता है। तो कौन से हमें चाकू से काटे जा सकने वाली धातुएं? नाक जो है, नाक NaK और ना सोडियम Na, सोडियम धातु जो है इसको चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम धातु जो है इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, नाक लिथियम धातु भी है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है कौन कौन सी हैं? आंसर लिख देंगे। आंसर क्या है? नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 पोटेशियम। 2 पूछे तो आधा प्लस आधा चेक कर लिया, हाँ वही सही है, 1 नंबर आपके आ गया है। समझ गए? और ऐसी धातुओं को नाम बताइए। यहां पर ऐसा है, ऐसी धातुएं कौन सी धातुओं को हथेली पर रखने पर वे पिघल जाती हैं। ठीक है, द्रव धातु का नाम आपने सुना है, जिसको कमरे के ताप पर भी वह द्रव अवस्था में रहती है, वह तो कौन सी है? पारा। ठीक है, Hg। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? हथेली पर रखने पर वह पिघल जाती है। ऐसी धातु जिसे हथेली पर रख दें तो वह पिघल जाए। आंसर क्या हो जाएगा? गैलियम व सीजियम। गैलियम व सीजियम धातु जो ऐसी हैं जिन्हें आप हथेली पर रख देंगे तो वे पिघल जाएंगी। गैलियम व सीजियम। ठीक है, ये भी 1 नंबर आपको दे दिया। 1 नंबर का प्रश्न है। अब सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र लिखिए। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र, सोडियम जिंकेट का भी मैंने बताया था और सोडियम एल्यूमिनेट का भी बताया था। सोडियम जिंकेट का तो क्या होता है? N2। आंसर लिख देंगे सोडियम एल्यूमिनेट का। सोडियम जिंकेट का भी बता रहा हूं यहां पर, N2ZnO2, N2ZnO2, Na2ZnO2। ये तो है सोडियम जिंकेट का। दोनों को याद करें साथ साथ। सोडियम जिंकेट क्या है बच्चा? N2ZnO2। और सोडियम एल्यूमिनेट का NaAl, सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट है। तो सोडियम एल्यूमिनियम और O2।
सोडियम एल्यूमिनेट, यह क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र है NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट 1 नंबर का प्रश्न बनता है, तो ध्यान से देखिए, गलत नहीं होना चाहिए। सोडियम जिंकेट N2ZnO2, जिंकेट जिंक है, Na सोडियम जिंक और ऑक्सीजन दोनों Na2ZnO2 है ना। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, यह सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र है। 1 नंबर का प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से देखना, इस प्रश्नों को याद रखना भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठना, लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना, शेयर करते जाना। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, बहुत बार प्रश्न आता है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो क्या आंसर बताएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड का? आंसर लिख दें भैया, ये आंसर कैसे लिखेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धात्विक ऑक्साइड, जनरली क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और जो क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं। उन ऐसे धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपको पता ही होगा, लिख देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, जो अम्ल व क्षार दोनों की भांति करते हैं व्यवहार, दोनों की भांति। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। व्यवहार करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। डेफिनेशन याद हो गई होगी कि जो अम्ल भी है ऑक्साइड कहते हैं। कैसे आप मजे से भी याद कर सकते हो इस डेफिनेशन को, कैसे? जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, वह क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की भांति करते हैं व्यवहार, उनको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई? उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण लिख देते हैं। नंबर 1, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो भी लवण व जल बनाएगा, क्षार के साथ क्रिया करेगा तो भी लवण व जल बनाएगा। दूसरा है जिंक ऑक्साइड। दूसरा कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड याद कर लेना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड। अब बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, ये 1-1 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न भी आ जाए और 4 नंबर का प्रश्न भी आ जाए। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं, ऐसी धातुओं का नाम बताओ जो ठंडे जल के साथ भी आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम व कैल्शियम नाक का, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम व कैल्शियम मतलब क्या है कि सोडियम व पोटेशियम जो धातु हैं वो ठंडे जल के साथ तीव्र गति के साथ अभिक्रिया करती हैं। सोडियम व पोटेशियम जो धातु हैं वह किसके साथ भाई? ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। लेकिन जो कैल्शियम धातु जो है वह धीमी गति से अभिक्रिया करती है। कैल्शियम धातु क्या है? धीमी गति के साथ अभिक्रिया करती है और इससे साबुन के जो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, वह इस कैल्शियम धातु के चिपक जाती है और कैल्शियम धातु क्या हो जाती है भाई? तैरने लग जाती है, ठंडे पानी में तैरने लग जाती है। कौन सी धातु तैरने लग जाती है? कैल्शियम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो धातु जो है जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके बुलबुले जो होते हैं उस धातु के चारों तरफ चिपक जाते हैं, इसलिए वह तैरने लग जाती है, धीमी गति की अभिक्रिया करती है।
गर्म जल के साथ अभिक्रिया, कौन सी धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम धातु भी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और गर्म जल में जब मैग्नीशियम धातु को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले भी इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं, इसलिए मैग्नीशियम धातु भी क्या करने लग जाती है बच्चा? तैरने लग जाती है। यानी कि कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जो होती है वह जल में तैरती हैं। कैल्शियम धातु ठंडे जल में डालेंगे तो तैरेगी, और मैग्नीशियम जो होता है वो गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी धातु करती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद कर लेना भाई। भाप के साथ, ऐसी धातुएं जो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन जो भाप निकलती है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है जल की तुलना में, तो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं? एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस ऐसी धातुएं हैं जो किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, अब और देखिए, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं, लेड, कॉपर, चांदी, सोना। लेड, कॉपर, चांदी, सोना। लेड, कॉपर, चांदी, सोना। लेड, कॉपर और चांदी, सोना ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे, क्या ना तो ठंडे जल के साथ ना गर्म जल के साथ, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऐसी धातुएं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना भाप के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब जल के किसी भी रूप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी? लेड, कॉपर, चांदी, सोना। इसमें स्पेशली चांदी व सोना जो होती हैं वो जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप आंसर लिख देंगे, लेड, कॉपर, चांदी, सोना जल के साथ अभिक्रिया होना। लेड, कॉपर, चांदी, सोना जल के साथ अभिक्रिया होना। ठीक है, जल के साथ की अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब देखो, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों? इसका बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1+1 आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं भैया, कि धातुएं जो होती है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या करती हैं भैया? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस देती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं। अब भाई HNO3 भी अम्ल ही तो है, लेकिन इसके साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। क्या कारण है? ध्यान से देखना इस प्रश्न को। आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि नंबर 1, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है, एक खास बात हुई है। इसलिए भाई प्रबल ऑक्सीकारक है तो इसका क्या, इससे क्या क्या हुआ? प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है, ये लिख लो। क्योंकि HNO3 या नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है और यह क्या करती है? अतः यह इस अभिक्रिया में, मतलब धातु और HNO3 की अभिक्रिया में निकलने वाली, इस अभिक्रिया में निकलने वाली कौन सी गैस? H2 गैस। H2 गैस जो होती है उसका ऑक्सीकरण कर देती है। H2 गैस का क्या कर देती है भाई? ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीकरण कर देती है किसका? हाइड्रोजन गैस का। कौन? HNO3। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए यह इस अभिक्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का क्या कर देती है बच्चा? ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीकरण कर देती है। अतः क्या होगा भाई? हाइड्रोजन गैस जो होती है वह किसमें बदल जाती है? हाइड्रोजन गैस जल, यानी कि H2O, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, H2O में बदल जाती है। H2O में बदल जाती है। ये सिंपल सा आंसर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे?
क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, अतः इस अभिक्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का वह क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है, और हाइड्रोजन गैस पानी में बदल जाती है, जल में बदल जाती है, H2O में बदल जाती है। इसलिए जब धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस न देकर के क्या देती है भैया, पानी में बदल जाते हैं, वह गैस पानी में बनाती है। अब देखिए ऐसी धातु, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं, प्रश्न देखिए ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस देती हैं, ठीक है। कौन सी धातुएं हैं तो आप बताएंगे मैग्नीज व मैग्नीशियम, मैग्नीज व मैग्नीशियम। ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं हो जाए। ये अपवाद है कि ये धातुएं जब किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, HNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या देंगी, हाइड्रोजन गैस देंगी, प्लस HNO3 तो क्या देंगे भैया, हाइड्रोजन गैस देती हैं। कौन सी धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, मैग्नीज व मैग्नीशियम, मैग्नीज व मैग्नीशियम। अन्य धातुएं जो होती हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और वह क्या करता है भाई, वह क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को, जो अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है और जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, उस हाइड्रोजन गैस को किसमें बदल देती है, पानी में बदल देती है, उस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण कर देती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके साथ, अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है, मंगल जीव ले। तो सबसे आंसर इसी में मैं लिख देता हूं, यहां पर सिर्फ आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये तीन चिन्ह ऐसे वाले लगाने हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ठीक है। मंगल जीव ऐसे याद रखेंगे इसका, मंगल, मंगल, एल्यूमिनियम, मंगल जीव, जिंक व फेरस, मंगल जीव याद रख लेंगे, मंगल जीव, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक व फेरस। सबसे अधिक क्रियाशील मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फेरस। सक्रियता श्रेणी से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखेंगे एक्वा रेजिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया क्या होता है, इसके गुण या उपयोग लिखिए। 1+1 2, 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, पहले लिख देंगे बच्चा एक्वा रेजिया। बोर्ड की एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे इन प्रश्नों को, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बनते हैं और आपके मेरिट जो है उसको बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि सांद्र HCl, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र HNO3, ये दोनों क्या है बच्चा, प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। सांद्र HCl व सांद्र HNO3 के को 3:1, ध्यान रखना यहां पर 3:1। अगर पहले सांद्र HCl लिखो और उसके बाद HNO3, सांद्र HNO3 लिखो तो लिखना है 3:1। लेकिन अगर आपने पहले HNO3 लिख दिया उसके बाद में HCl लिख दिया तो आप अनुपात चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, 1:3, ठीक है। ध्यान में रखना ये अनुपात इस प्रकार का है कि सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को 3:1 में मिलाने पर, 3:1 में मिलाने पर जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है, 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 लिखेंगे इसको। और क्लास को शेयर करते जाइए भी, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के पास अपनी ये क्लास जानी चाहिए, उनके भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को 3:1 में मिलाने पर जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है, जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया कहते हैं, एक्वा रेजिया
कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। एक्वारेजिया किसे कहते हैं? एक्वारेजिया किसे कहते हैं कि सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को जब 3:1 में मिलाया जाता है, जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया कहते हैं। दूसरा नाम क्या है भाई इसका? रोयल जल। क्या नाम है? रोयल जल। रोयल जल, रोयल जल, एक्वारेजिया या रोयल जल भी कहते हैं। रोयल जल, रोयल जल, रोयल जल भी कहते हैं। अब क्या होता है? यह एक प्रबल संक्षारक है। ठीक है, यह गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला सकता है। दो गुण क्या है? यह प्रबल संक्षारक है। यह प्रबल संक्षारक है। दूसरा गुण क्या है? यह तीव्र गालक है। तीव्र गालक है, गला देता है धातुओं को। गोल्ड व प्लेटिनम, यह गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला सकता है। प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला सकता है। तो यह प्रबल संक्षारक है, यह तीव्र गालक है। यह है कोई भी एक अम्ल जो होता है ना, उसमें ये गुण नहीं पाए जाते। वो इतना संक्षारक नहीं होता, वह तीव्र गालक नहीं होता, वह गोल्ड को गला नहीं सकता अकेले अकेले। लेकिन जब दोनों को अपन मिला देंगे, सांद्र HCl को व सांद्र HNO3 को, किस अनुपात में? 3:1 में। ध्यान रखना है, दोनों बातें लिखनी है कि सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को जब 3:1 में मिलाया जाता है, तो जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? एक्वारेजिया कहते हैं। ये तीव्र गालक होता है, तीव्र संक्षारक होता है। गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं को ये गला सकता है। और सुनार वगैरह जो होते हैं, वो गहनों को चमकाने के लिए भी एक्वारेजिया सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। एक बार डाला, बाहर निकाला, एकदम चमक हो जाएगी उसमें, क्योंकि कुछ सोना उसके, चांदी उससे उतर जाएंगे, वह साफ हो जाएगा। तो क्या है? यह तीव्र गालक है। ध्यान में रखना इस बात को। एक्वारेजिया बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ध्यान रखना बच्चा, एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को आप याद करते जाएंगे। याद करना जरूरी है, ठीक है, लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे वो दिखेंगे एग्जामिनेशन में। जो आप लिखेंगे वो दिखेंगे एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है कि आपने इसको लिखा नहीं है। बढ़िया सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में, ठीक है, लिख के आना है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। एक भी प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। क्लास को शेयर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह पहुंच सके। प्रत्येक स्टूडेंट जो है इनका फायदा ले सके। क्लास को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी देर इसको सेव कर लेते हैं अपन। सेव करने के बाद फिर हम आगे और देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको याद करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया था अभी पहले। तो एक्वारेजिया आपने देखा। एक्वारेजिया किसे कहते हैं? आपने क्या कहा भाई? एक्वारेजिया किसे कहेंगे? कौन बताएगा? एक्वारेजिया कि सांद्र HCl व सांद्र HNO3 के सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को जब 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी बनाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? आंसर किसे कहेंगे भाई? सक्रियता श्रेणी जब धातुओं को लिखो इसको, जब धातुओं को उनकी, ये बस ये सिंपल लिखना है, शब्द है उनकी अभिक्रियाशीलता के, जब धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही कौन सा क्रम होता है भाई? अवरोही या घटते क्रम। जब धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जब धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, तो जो श्रेणी बनती है, जो श्रेणी या लाइन बनती है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसे सक्रियता
श्रेणी कहते हैं। सिंपल सी बात है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या होती है सक्रियता श्रेणी में? कैसे बनाएंगे भैया? बना दो। पहले क्या आएगा? कन्ना का मंगल जी, कन्ना, ठीक है, ऐसे बना देता हूं मैं इसको, ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम, कन्ना ना सोडियम, कन्ना का कैल्शियम, मंगल Mg, मंगल मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मंगल, कन्ना का मंगल, समझ गए? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जीफले, कन्ना का मंगल, जीफले, जीफले का मतलब जिंक व फेरस, ले का मतलब पीबी, लेड, कन्ना का मंगल, ये मंगल हो गया, जीफ ले, ये जीफ हो गया, ले लेड, ठीक है। कन्ना का मंगल जीफ ले, कोपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया, कोपर सू। फिर आएगा जिंक, फेरस, कोपर, कोपर से Cu, कोपर से मरकर Hg, भी चांदी सोना लाया, AgAu, ठीक है। ये क्या है? सक्रियता श्रेणी है। ध्यान में रखना। कैसे याद करेंगे? कन्ना का मंगल जी, कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल जी, मंगल, कन्ना का मंगल, जीफ ले, कोपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया, चांदी सोना लाया, कटासु लाया, कोपर सू। कैसे ये देख लेंगे ना कि कन्ना का मंगल जी, जीप ले, कन्ना का मंगल, जीप ले, कोपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया। ये सक्रियता श्रेणी बन जाएगी। कन्ना का मतलब KNCA, और कन्ना का, कन्ना पोटेशियम व सोडियम, KNA, कन्ना का, Ca का, ठीक है। मंगल Mg और Al, मंगल, ठीक है। जीप ले, जीप का मतलब Zn, जिंक, जी का, फे का मतलब फेरस, ले का मतलब लेड, जीप ले, कोपर, कोपर का मतलब Cu, सू, मरकर का मतलब मरकरी, Hg, मरकर भी क्या लाया? चांदी, Au, और सोना, Ag, ठीक है। चांदी सोना लाया, ये याद कर लेंगे। कन्ना का मंगल, जीप ले, कोपर सू, चांदी सोना लाया, ठीक है। और ले के बीच में आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। जीप ले, यहां पर हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। इसकी स्थिति ऐसे ही रहती है, लेकिन आप लिख लेंगे ये धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी, इस प्रकार आप सक्रियता श्रेणी बना सकते हैं। तो 1 + 1 = 2 नंबर का प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, भर्जन व निस्तापन में अंतर लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भर्जन व निस्तापन में अंतर लिखिए। भर्जन व निस्तापन में अंतर लिखिए। किसे कहते हैं भर्जन और किसे कहते हैं निस्तापन? याद करेंगे भी एग्जाम में। कैसे लिखेंगे आंसर? यहां लिख दिया भर्जन, परिभाषा लिख देना आपको सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर आ जाएंगे। भर्जन किसे कहते हैं? जब सल्फाइड एस्कू को, ध्यान में रखना, भर्जन सल्फाइड एस्कू को होता है जब सल्फाइड एस्कू को, सल्फाइड एस्कू को जब सल्फाइड एस्कू को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, जब सल्फाइड एस्कू को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर, जब सल्फाइड एस्कू को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर
उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, तो ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। ठीक है, इसे ही भर्जन कहते हैं, इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? भर्जन कहते हैं। मतलब आप अगर सारणी बना के भी लिखें तो क्या लिखेंगे? भर्जन जो होता है वह सल्फाइड H2 का किया जाता है, ये ध्यान में रखना, सल्फाइड H2 का। दूसरी बात क्या है, इसमें वायु की उपस्थिति में इनका क्या किया जाता है? उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, भर्जन जो होता है, भर्जन याद कर लेना, भर्जन खुले में होते हैं, वायु की उपस्थिति में होते हैं। ठीक है, किसका होता है? सल्फाइड H2 का भर्जन होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आप लोगों से पूछे निस्तापन किसे कहेंगे? निस्तापन बस सिंपल सा है, पहला भर्जन हो गया, दूसरा निस्तापन हो गया। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है, तो निस्तापन किसे कहेंगे? क्या लिखेंगे कि जब यहां सल्फाइड H2 नहीं आएगा, जब कार्बोनेट H2 कार्बोनेट H जो होते हैं, कार्बोनेट H को सीमित वायु की उपस्थिति में, यहां देखो, यहां वायु की जगह क्या लगा दिया? सीमित वायु। सीमित वायु मतलब कम वायु, वायु की कमी, सीमित वायु की उपस्थिति में जब कार्बोनेट H2 को सीमित वायु की उपस्थिति, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिर्फ वायु की उपस्थिति था, यहां पर सीमित वायु की उपस्थिति। जब कार्बोनेट H2 को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब कार्बोनेट H2 को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। बाकी का सेम, तो सीमित वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर भी, यहां पर भी लिखेंगे, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? निस्तापन कहते हैं। तो ये दोनों पर डेफिनेशन आप लोग लिख देना, निस्तापन कहते हैं। लाइक जरूर करते रहें, निस्तापन कहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को शेयर जरूर कर दें। ध्यान रखना इस बात का, जब कार्बोनेट H2 को सीमित वायु की उपस्थिति में, याद रखना जरूरी है, गलत मत कर देना। ये दो अंतर हो गए, कार्बोनेट H2 को सीमित वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड H2 को सिर्फ वायु की उपस्थिति में, वायु के आधिक्य में, दोनों को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भर्जन सल्फाइड H2 का होता है, निस्तापन कार्बोनेट H2 का होता है। ये वायु की उपस्थिति में होता है, ये सीमित वायु में होता है, कम वायु में होता है। ठीक है, तो उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो दोनों किस में बदलते हैं? ऑक्साइडों में बदलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, 1 + 1 = 2 मार्क्स का यह है प्रश्न, आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे भैया, इसको भी शेयर कर लेते हैं और फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सारे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आप पढ़ें, इनको याद कर लें भैया, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, ऐसी धातु के नाम बताइए जिनका उपयोग अपचायक के रूप में किया जा सकता है। अपचायक के रूप में किया जा सकता है, तो आप बताएंगे ना, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम व एल्यूमिनियम। आंसर क्या लिखेंगे? आंसर हो गया भैया, ऐसी धातु कौन कौन सी है? सोडियम, ये बहुत अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम, ये भी बहुत अधिक क्रियाशील है। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम धातु जो है, इसका भी आप अपचायक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम व एल्यूमिनियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम अपचायक के रूप में या विस्थापन के रूप में
काम में ले सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के लिए इनको काम में ले सकते हैं क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती हैं। बात समझ में आ गई? क्यों काम में ले सकते हैं? अधिक क्रियाशील होती है। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये धातुएं जो होती है अपने जो सक्रियता श्रेणी में चेक करना है इनको, ये अन्य धातुओं से क्या है, क्रियाशील हैं, तो इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? अपचायक के रूप में किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा अपचयन। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थर्मिट अभिक्रिया अभी नोट कर लीजिए, और किसे कहते हैं और क्यों, उपयोग लिखिए। थर्मिट अभिक्रिया 3 नंबर का भी आ सकता है और 1+1 = 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। आंसर क्या लिखेंगे? थर्मिट अभिक्रिया। देखो एकदम शानदार आंसर देना इसका, मैंने लिख दिया है थर्मिट अभिक्रिया। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आएगा एग्जाम में, पूरी संभावना है इस प्रश्न के पूछे जाने की। शेयर करते जाएं भाई चैनल को और लाइक करते जाएं, प्रश्न बनेंगे। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि आयरन ऑक्साइड क्या कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? या आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा आंसर है, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। गलत मत कर देना भाई। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिर्फ एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? थर्मिट का मतलब होता है टेम्परेचर, ताप जिसमें बहुत अधिक इसमें उष्मा निकलती है, क्योंकि यह इसमें बहुत अधिक उष्मा निकलती है, क्योंकि कारण दूसरा है ना। पहला तो थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, जिससे धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। धातुएं पिघली हुई अवस्था में या गली हुई अवस्था में या द्रव अवस्था में धातुएं ठोस होती है, लेकिन इतनी उष्मा इस अभिक्रिया में निकल जाती है कि इसमें जो धातुएं जो होती है ना, पिघली हुई अवस्था में, गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? रेल की पटरियां जो है, उपयोग देखिए इसका उपयोग। तीसरा, जितने टुकड़ों में प्रश्न है उतने ही टुकड़ों में आपका आंसर होना चाहिए। उपयोग क्या है भाई? उपयोग लिख देते हैं। इसका उपयोग है, तीसरा उपयोग, रेल की पटरी है, लोहे की बनी है, ठीक है। रेल की पटरियां, इनके बीच में क्या होता है भाई? गैप होता है। रेल की पटरियों के बीच जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। लिख लेंगे, रेल की पटरियों के बीच के स्थान को भरने के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। दूसरा, मशीनों के जो पुर्जे हैं, मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए कौन से अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। पूछ मिले भाई थर्मिट अभिक्रिया लिखिए, तो लिख देते हैं भाई किसका? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस फेरस Fe, क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस Fe। तो यह है जो Fe जो है, लोहा जो प्राप्त हुआ वह गलित अवस्था में प्राप्त हुआ, ठीक है, गलित अवस्था में प्राप्त हुआ। इसलिए इसका उपयोग ये दरारों में भर जाएगा,
द्रव अवस्था में, गली हुई अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में अपने को लोहा प्राप्त हुआ, वह रेल की पटरियों के बीच में आ जाएगा। कोई मशीनें के पुर्जे जो हैं वो टूटे हुए हैं या उनके बीच में दरार है, उनको जोड़ने के लिए काम में ले लेंगे। तो यह क्या है, मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए तथा रेल की पटरियों के मध्य जो स्थान है, मध्य का स्थान है, उनको जोड़ने के लिए, उसको भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इस थर्मीट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Fe, यह क्या है, थर्मीट अभिक्रिया है। ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आगे अपन देखेंगे अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है भाई थर्मीट अभिक्रिया का। थर्मीट अभिक्रिया वाला जो प्रश्न है ना, इसको आप बार बार देखें, एक बार गलत मत कर देना, लिख के देख लो। अगर आपने लिख दिया बिना देखे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, वरना गलत होगा भाई, ध्यान में रखना। एनोड पंख किसे कहते हैं, एनोड पंख, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है भाई, एनोड पंख किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे, यहां लिख दिया एनोड पंख, बहुत बढ़िया आंसर आप लिखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न आता है, एनोड पंख किसे कहेंगे, विद्युत अपघटन विधि में, विद्युत अपघटन विधि में एनोड के नीचे, एनोड के नीचे जो अशुद्धियां, एनोड के नीचे जो अशुद्धियां, विद्युत अपघटन विधि में एनोड के नीचे जो अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं, जो अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं, विद्युत अपघटन विधि में एनोड के नीचे, विद्युत अपघटन विधि में, अपघटन विधि में एनोड के नीचे, एनोड के नीचे क्या अशुद्धियां, एनोड के नीचे जो अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं, एकत्र हो जाती हैं, उन्हें एनोड पंख कहते हैं।